नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एस्ट्रोलॉजी बाय राहुल। आज का हमारा टॉपिक है राशि तुल्य नवमाश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट। हम एक प्लैनेट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं D1 और D9 को कंपेयर करके। उस टॉपिक को हम राशि तुल्य नवमाश बोलते हैं। जो भी प्लैनेटरी पोजीशन D9 में रहती हैं हम उसको इम्पोज करेंगे D1 में, सेम एज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। ये एक बहुत अलग तरीका है। बहुत ही लिमिटेड एस्ट्रोलॉजर्स इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं एंड बहुत अच्छा टॉपिक है। और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि कैसे आपको अपने चार्ट्स में इसको इम्पोज करना है, कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है। मैं दो तीन प्लैनेट्स का एग्जांपल लेके डिस्कस करूँगा टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, कि हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सैम्पल चार्ट लेके रखा हुआ है टू डिस्कस दिस। ये आज का ही चार्ट है, मैंने आज का ही चार्ट लेके रखा हुआ है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो आप सामने देख पा रहे होंगे। सो ये D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा यहाँ। सो अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग्स, हमको जो भी प्लैनेट्स D9 में बैठे हैं उसको सेम एज इम्पोज करना है D1 में। ओके, अंडरस्टैंड, सिंपल है काफ़ी। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सक रहे हैं ये वाला तुला लग्न है, D1 जो है तुला लग्न का है और D9 जो है वो मकर लग्न का है, कैप्रिकॉर्न लग्न का है एंड D1 है वो लिब्रा लग्न का है। ओके, इसका मालिक वीनस है और D9 का लग्न, D9 का लॉर्ड है सैटर्न, जो कि अपने इसमें बैठा है। सो हम स्टार्ट सैटर्न से करते हैं जो D9 में ही बैठे हुए हैं। ओके, सैटर्न स्टैंड। सो D9 में अगर आप देखेंगे जो सैटर्न है वो कैप्रिकॉर्न राशि में आए बैठे हुए हैं। सो हम उसको देखेंगे कि D1 में हमारी कैप्रिकॉर्न राशि कहाँ पे आई हुई है। तो हम ये हमारे 4th हाउस में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैटर्न। सेम एज अब हम D1 में देखेंगे कि सैटर्न हमारे D1 में कहाँ पे बैठे हैं। तो ये 6th हाउस में पाइसेस में बैठे हुए हैं, जो कि एनिमी राशि में बैठे हैं, और D9 में जाके वो बैठे हैं अपनी ओन हाउस में जाके बैठे हुए हैं। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि D1 से D9 में जो सैटर्न हो कितने दूर पोजीशन दूर पे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 311 का रिलेशन बन रहा है D1 D9 में। 311 का रिलेशन भी ठीक है, ओके रहता है, अच्छा है वो भी। एंड सैटर्न का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। आप अगर आप शेड्यूल में देखेंगे तो स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। दो वो D9 में एनिमी साइन में बैठा है, लेकिन ये सॉरी D1 में एनिमी साइन में बैठा है, लेकिन D9 में जाके वो अपनी हाउस में जाके बैठा है, वो भी D9 का लॉर्ड हो, D9 का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिनोट करता है प्लानिटरी स्ट्रेंथ वाइज, और शेड्यूल वाइज भी इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। सो ये एक छोटा सा तरीका है, ये इसको हम बोलते हैं राशि तुलना नवमाश को कैसे एनालाइज करना है। हम और दो तीन प्लैनेट्स का लेके स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे और फिर सबको मिलाकर एक प्रिडिक्शन देखते हैं। फिर जब भी आपको प्रिडिक्शन देखनी है तो ये भी एक कॉन्सेप्ट रख के आपको एनालाइज करना चाहिए, ताकि आपको हिडन चीज़ें इसमें से पता चल पाएँ। नेक्स्ट हम लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे सन ले लिए। ओके, सो सन D1 में कहाँ बैठा है? सन D1 में बैठा है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, लियो में। ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ पे बैठा है। और D9 में कहाँ बैठा है वो? एरीज में, एक्सॉल्टेड होके एरीज में बैठा हुआ है। और D1 में एरीज कहाँ पे आ रही? 7th हाउस में। तो हम सन को यहाँ लिख देंगे। ओके, करेक्ट है। और फिर हम यहाँ से देखेंगे कि सन अपने ही इससे कितना दूर गया है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 5 9 का रिलेशन यहाँ पे भी बन रहा है। सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख पा रहे होंगे चार्ट में। मूल त्रिकोण में भी है D1 में, और D9 में जाके वो एक्सॉल्टेड इसमें भी बैठा है, और षडबल में भी काफ़ी बल है, सबसे ज़्यादा सन के ही बल है षडबल में भी। बट एक इसमें थोड़ा सा एक है कि जो सन जो है वो मघा नक्षत्र में है और वो गंडांत में है एक्चुअली। आप ये देखकर डिग्री यहाँ देख रहे होंगे तो 0 डिग्री 15 मिनट्स में यहाँ बैठे हैं। तो स्टार्टिंग के 40 मिनट्स जो रहते हैं वो गंडांत में रहते हैं। गंडांत एक अलग टॉपिक है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हम उस पर एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, आपको एक सब चीज़ें ओवरऑल इसमें देखना रहता है कि प्लैनेट्स को गंडांत बने। तो ये सन यहाँ पे गंडांत में बैठा हुआ है। बट दो सन इज़ वेरी इन गुड पोजिशन, सन स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो हम इस चीज़ को, प्लैनेट को एक ऐसे स्ट्रेंथ इसको भी देखेंगे। सो इसको भी एक राशि तुलना नवमांश बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं और आपके लिए ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब इसमें वीनस देखते हैं। वीनस कहाँ पे है? या वीनस यहाँ बैठे हैं वर्गो में, डेबिलिटेटेड होके हैं। वीनस डेबिलिटेटेड इन D1, बट D9 में वीनस अपने ही हाउस में बैठे हुए हैं।
D1 में दो वीनस जो है डेबिलिटेटेड हैं, बट 12th हाउस मतलब अगर आप कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो 12th हाउस वो काफ़ी मतलब वो उनकी स्ट्रांग पोजीशन रहती है। ओके, सो ये पोजिशनल वाइज यहाँ पे वीनस अच्छा है, और यहाँ पे भी वीनस अपने ही ओन साइड में बैठा है, तो ये वीनस भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ। अगर आप शेड्यूल में भी देखेंगे तो शेड्यूल में भी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं वीनस के। तो ये एक प्रकार होते हैं कि प्लैनेट्स की बेसिक स्ट्रेंथ को देखते हैं, और हम इसको इम्पोज करके भी देखते हैं कि वीनस यहाँ पे कहाँ बैठे। वीनस टॉरस में बैठे, तो हम यहाँ पे वीनस लिखते हैं, और फिर यहाँ से एनालाइज करते हैं कि कितने दूर गए। 1 2 3 4 5 6 8 9, ये 5 9 का रिलेशन वीनस भी बना रहा है। सो वीनस भी काफ़ी स्ट्रांग है स्टार्ट में। तो इस तरीके से आपको प्लैनेट की स्ट्रेंथ, एग्जैक्ट स्ट्रेंथ आपको देखनी है कि ये कैसे वर्क करता है। इसी को ही आप, मैंने जैसे इम्पोज किया है वह आप सेम D9 चार्ट लीजिए, यहाँ पे D9 चार्ट लगाइए और उसको D1 के लगने से रोटेट कर दीजिए। मैं उसको आपको नेक्स्ट इसमें दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। सो ये मैंने यहाँ पे D9 चार्ट है ये, इसी को मैंने अपना D1 जो है लीब्रा का था, तुला लग्न का था, तो मैंने जस्ट तुला लग्न को रोटेट किया हुआ है और प्लैनेट्स को इम्पोज कर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको पता चलेगा कि जो अपन प्लानिटरी पोजीशन, सैटर्न 4th हाउस में था, सन 7th हाउस में था, वीनस 8th हाउस में था, सेम ये आपको यहाँ से दिखेगा। अभी ये देखिए मैंने जो लिखा हुआ है वो आ भी गया है यहाँ पे। अब नाउ ये चार्ट को आप एनालाइज कीजिए, इसको लग्न बनाए हुए हैं, इसी को राशि तुलना नवमांश बोलते हैं। इसको आप एनालाइज कीजिए तो आपको एग्जैक्ट और एक स्टेप फर्दर आपको डीलिनेट करने का समझ में आएगा कि अपने ही चार्ट को और एक और फर्दर डीलिनेट कैसे कर सकते हैं। मून जो है वो वर्गोत्तम हुआ है, मून यहाँ पे भी वर्गों में था, और D9 में भी वर्गों में ही है, कन्या राशि में ही है, तो मून वर्गोत्तम भी है यहाँ पे। सैटर्न अच्छी भी इसमें है, सन अच्छे इसमें है, वीनस भी अच्छे पोजीशन में है। बट हाँ, बाकी आप डिलिनिएशन का, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेंथ का बता रहा हूँ कि इसको रिलेशन कैसे बन रहा है D1 और D9 से। राशि तुल्य नवमांश का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है। बट आपको अगर कोई चीज़ देखनी है, किसी चीज़ को एनालाइज करना है, तो उसके प्रोसीजर अलग रहते हैं। लग्न लॉट देखिए, फिर चंद्र कुंडली देखिए, फिर उसके हिसाब से अगर आपको प्रोफेशन देखना है उसको देखिए। ये मैंने आपको रिलेशन करना बताया D1 और D9 का, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है राशि तुल्य नवमांश का। बाकी अगर आपको किसी शादी का देखना है, कैरियर का देखना है, एक ओवरऑल एस्पेक्ट देखनी है, तो आप उसको कंपेयर करें और फिर वहाँ से डीलिनेट करना चालू करें। डीलिनेट करने के भी सेम प्रोसेस है। लग्न लॉट देखिए आप चंद्र किस कुंडली से देखिए, सूर्य कुंडली से देखिए, और कहाँ से फिर आप फर्दर डीलिनेट स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। सो ये एक एक फर्दर स्टेप्स आपके ओपन होते जाएंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में ट्राई किया, ज़रूर है कि आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बार बार सुन सकते हैं वीडियो को, नहीं समझ में आता है आपका कमेंट्स कर सकते हैं, आप मेरे से अप्रोच कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी कंसल्टेशन आई कैन गिव यू। आप ये वीडियो देखिए, आप समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है राशि तुलना नवमास का। होप सबको आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।